हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गए। क्या था, सेटअप लगाने में थोड़ा सा लेट हो गए, है ना। पहले से लगा के रखते थे, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही 7:45 हुए वैसे ही लगाना शुरू किया, लेकिन थोड़े से लेट हो गए। सॉरी बच्चों, आप लोगों को इंतज़ार कराया है। चलिए सभी लोग आ जाइए, बढ़िया से सेशन स्टार्ट हो चुका है। आज जो है यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 2024 प्रैक्टिस सेट पेपर 18 है। आज 18वां सेट पेपर हम आपको करवाने वाले हैं। अरे भैया जल्दी क्या, हम आ ही गए हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 2024 ब्रह्मास्त्र सेट पेपर 18। हमने कहा था ना कि एक दिन छोड़ एक दिन। मैंने मजबूरी बताई थी कि मैं एक दिन छोड़ एक दिन जो है सेट पेपर लूंगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 घंटे तक सेट पेपर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी तबीयत बिगड़ जाती है। राधे राधे मनीष जी, राधे राधे सभी के लिए। थोड़ा नहीं, बहुत लेट, सॉरी कामनी जी। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले जल्दी जल्दी आपको बता दें कि आपका जो ब्रह्मास्त्र सेट पेपर चल रहा है, ठीक है, उसका PDF कोर्स आपको जो है PDF चाहिए जिसको, तो वो आपको नीचे वेबसाइट, गुड इवनिंग एवरीवन, नीचे वेबसाइट में लिंक मिल जाएगा आपको। वहां से visionagriacademy.in पर जाना है और ब्रह्मास्त्र सेट पेपर की PDF आपको ले लेनी है। जय माता दी। ठीक है, तो ये ब्रह्मास्त्र सेट पेपर 60 सेट पेपर आपको YouTube पर, और साथ में साथ इसकी जो PDF है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि PDF आपको कहां पर मिलेगी, आपके जो है अपनी वेबसाइट visionagriacademy.in पर। ठीक है, अरे मैं आ गया, ऐसे नहीं, मैं आऊंगा। ठीक है, मैंने देखो, मैंने आपका जो है एक दिन छोड़ एक दिन का बोला है, तो मैं आऊंगा जरूर। ठीक है, और साथ में साथ बच्चों प्रिंटेड नोट जिसका आप सभी को इंतजार था बड़े दिनों से, ठीक है, तो वो सारे प्रिंटेड नोट्स आपके लिए लेकर आ गए हैं। एग्रीकल्चर स्टडी मटेरियल, ठीक, एग्रीकल्चर स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा हिंदी माध्यम में है, और स्पेशली AGTA के लिए। ये कोई भी एग्जाम कवर नहीं करता, ना AFO ना कोई, एक स्पेशली आपके एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है। ठीक है, ये सारे नोट्स आप लोगों के लिए मेरी 8 महीने की मेहनत है। ठीक है, 7 से 8 महीने की मेहनत है, आप सभी के लिए लेके आए हैं पूरा कंप्लीट एग्रीकल्चर का स्टडी मटेरियल, जो कि आपके सिलेबस, AGTA के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और AGTA को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ठीक है, सारे नोट्स जो है इसमें 1500 रुपये प्राइस रखने का कारण ये है बच्चों कि आपका जो है, ये कहें कि हमारा लोकल प्रिंटिंग करवाते हैं। देखिए, हमारी कोई बुक नहीं है, बुक होती तो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, हम इस तरह से प्रिंटिंग करवाते हैं, आपके नोट्स इस तरह से आपके प्रिंट करवाते हैं, तो इसमें क्या है, कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। और करीबन आपके 1200 से 1500 पेज हैं, इसमें 1200 से 1500 पेज हैं। ठीक है, जिस कारण से इसका प्राइस हमें आपका 1500 रखना पड़ा है, और 300 रुपये भैया हमारा डिलीवरी चार्ज लग जाता है। 300 रुपये डिलीवरी चार्ज। इस वजह से कोई भी मैं इसमें कमा नहीं रहा हूं, ना ही मुझे कुछ मिल रहा है इसमें। केवल आप लोगों के लिए प्रिंटेड नोट्स, कंप्लीट प्रिंटेड नोट्स आपके एग्रीकल्चर के आपके लेके आया हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर ये जो प्रिंटेड नोट्स लेना चाहें तो वो आपका जो है नंबर, हमारा नंबर है 7880497104। इस नंबर पर आपको कांटेक्ट कर लेना है, 7880497104 पर। ठीक, मैं इसके लिए कोई लिंक नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं फ्रॉड हो जाता है लिंक से। लिंक नहीं दूंगा, सीधा आपको हमारे पास कांटेक्ट करना है, और आपको स्टडी मटेरियल, आपकी लाइव क्लासेस AGTA के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ई बुक्स, प्रैक्टिस सेट, 40+ टेस्ट, सारा कुछ आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो आपके प्रिंटेड नोट्स हैं, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, PDF में लेना चाहें तो PDF में भी बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस है आपका
पाठ्यक्रम के मतलब कि 499 और इस सारे नोट्स पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग है। इसमें आपको कृषि, कंप्यूटर, यूपीजी के सारा कुछ मिलने वाला है। ठीक, तो बढ़िया से विजन एग्री एकेडमी की वेबसाइट पर जाना है आप सभी को और सारी चीजें आपको देख लेनी है। देखो कंटेंट हम एक नंबर देंगे आप लोगों को, कंटेंट में शिकायत नहीं कर पाओगे आप, कंटेंट में इतनी सी शिकायत नहीं कर पाओगे। सर आप देंगे टीए का एग्जाम? हाँ देंगे ना। हाँ जी शुरू कर रहे हैं कामनी जी, लेट स्टार्ट हुआ, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमने इसलिए देखो ज्यादा नहीं बताया, जल्दी जल्दी प्रमोशन कर दिया, मैं इतना प्रमोशन करना नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरे कंटेंट में दम है। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूं बच्चों, है ना। मैं आप लोगों का समझता हूं, उस हिसाब से आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करता हूं। ठीक, चलिए आज का पहला प्रश्न है, बिरचोला आइसोक्रेटस इज अ सीरियस पेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप। बिरचोला आइसोक्रेटस निम्नलिखित में से किस फल फसल का गंभीर कीट है? आम का, अंगूर का, अनार का या गुआवा का? जल्दी से आंसर कर दीजिए। ग्रेप्स, कामनी जी सी कर रही हैं, पोमग्रेनेट, और देखिए सी आ गया। फुल फॉर सोल, आशीष जी सी, मनीष कुशवाहा पोमग्रेनेट, बहुत बढ़िया। शांति देवी बी नहीं होगा, ग्रेप्स नहीं होगा। बिरचोला आइसोक्रेटस किसका है आपका? अनार का कीट है, पोमग्रेनेट का कीट है। किसका है? अनार का। ठीक, पोमग्रेनेट बटरफ्लाई है भैया, देखो पोमग्रेनेट बटरफ्लाई ऑफ फ्रूट बोरर डियोड्रॉक्स आइसोक्रेटस, इसे डियोड्रॉक्स आइसोक्रेटस भी लिखा जाता है। एज अ सीरियस पेस्ट ऑफ पोमग्रेनेट, मतलब कि सीरियस पेस्ट है किसका? पोमग्रेनेट या अनार का। द फीमेल लेज एग्स ऑन calyx of flower and small fruits on hatching. Caterpillars bore inside the developing fruit and feed inside. It is managed by covering with butter paper. कहें तो आपका जो कैलेक्स होता है फ्लावर का, उसके नीचे क्या देते हैं? अंडे देते हैं, और साथ में साथ वो अपने हैच करते हैं। और कैटरपिलर क्या करते हैं? फ्रूट के अंदर बोर करते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। और इसको बचने के लिए आपके पोमग्रेनेट बटरफ्लाई से बचने के लिए क्या करना है? बटर पेपर से ढक के रखना है। बटर पेपर से क्या करना है? ढक के रखना है अपने फ्रूट को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज आपके जो क्वेश्चन रहने वाले एंटोमोलॉजी से रहने वाले, कीट विज्ञान से रहने वाले। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ फंगल पेस्टिसाइड अगेंस्ट कोलेराडो बीटल। निम्नलिखित में से कौन सा कोलेराडो बीटल के खिलाफ फंगल कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है? ब्यूवेरिया वेसियाना, फ्यूजेरियम स्पीसीज, एस्परजिलस नाइजर, अल्टरनेरिया स्पीसीज। जल्दी से आंसर कर दो। सॉल्यूशन साथ में देंगे, चलो ये भी आपने अच्छा आइडिया दे दिया ना, सॉल्यूशन अब आपको साथ में ही दे दिया करेंगे। अरे ड्यूड्रक्स क्या है, स्पीसीज अलग अलग होती है ना। बताइए आंसर इसका। बताइए आंसर क्या होगा यहां पर? ए, बी, सी या फिर डी? ब्यूवेरिया वेसियाना, बहुत बढ़िया। यहां पर आंसर क्या हो जाता है बच्चों? ऑप्शन ए ब्यूवेरिया वेसियाना। ऑप्शन ए ब्यूवेरिया वेसियाना यहां पर राइट आंसर हो जाता है, ब्यूवेरिया वेसियाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नोन एज अ शेडिंग ऑफ ओल्ड क्यूटिकल एंड नेसेसरी टू ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट। निम्नलिखित में से किसे पुरानी क्यूटिकल का बहना कहा जाता है? या फिर कहें यहां पर शेडिंग यानी कि ढलना, सॉरी बहना ही होगा, ढलना, ढलना या फिर कहें गिरना, और यह कीट वृद्धि के लिए आवश्यक है। एपोलेसिस,
इक्डाइसिस, मॉल्टिंग या ए और बी दोनों? बताइए आंसर। जब आपका जो है कीट पुरानी त्वचा को छोड़कर नई त्वचा ले लेता है उसे क्या कहेंगे? अरे भैया, हम तो टारगेट ऑलरेडी दे चुके हैं। आप लोगों ने एंटोमोलॉजी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लेकिन हम जो है टारगेट आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। दिए हैं कि नहीं बताओ? हमने ब्रह्मास्त्र का क्या पढ़ाने वाले हैं, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों को। सारी चीजें हम कर चुके हैं। ये मोल्टिंग कहते हैं। बहुत बढ़िया। जब आपका कीट पुरानी त्वचा को निकाल कर नई त्वचा को ज्वाइन कर लेता है तो उसे मोल्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? मोल्टिंग। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, द लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई, सूट फ्लाई, मिजेस आर लेगलेस एंड नोन एज। घरेलू मक्खियों, प्ररोह मक्खियों, मिजों के लार्वा पैर विहीन होते हैं और इन्हें निम्नलिखित में से नामों से जाना जाता है। निम्फ, कैटरपिलर। ऑप्शन सी है आपका ग्रब। ऑप्शन सी हम यहां लिखे दे रहे हैं, आपका है ग्रब। ऑप्शन डी है मैगट। क्या कहेंगे? क्या कहोगे भैया? आपका जो लार्वा होगा हाउस फ्लाई का उसे क्या कहोगे? सूट फ्लाई का जो लार्वा होगा, मेजिस का जो लार्वा होगा उसे क्या कहोगे? ए, बी, सी या फिर डी? ऑप्शन अच्छे से पढ़िए भैया। ए, बी, सी या फिर डी, क्या कहेंगे इसे? जल्दी से आंसर करो भैया। ए ए ए ए नहीं होगा भाई, ए तो नहीं है आंसर। मैंने बता दिया ना, ए नहीं है आंसर। देखो, अमन गिरी जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैगट, मैगट, मैगट। ठीक है। आपका जो है, आपका जो घरेलू मक्खी होती है, प्ररोह मक्खी होती है, मिजिस होती है, इनका जो आपका जो ये कहें कि लार्वा जो होता है वो क्या होता है? मैगट होता है। क्या होता है? मैगट होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, मैगट हो जाएगा, है ना? डी होगा, डी 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 डी। ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ 5, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इंटीगुमेंट एंड मेड अप ऑफ काइटिन एंड प्रोटीन? अध्यावरण की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो काइटिन और प्रोटीन से बनी होती है? एपिडर्मिस, बेस मेम्ब्रेन या फिर कहें बेसमेंट झिल्ली, क्यूटिकल या फिर कहें क्यूबिकुला? क्या होती है जो आपकी काइटिन से बनी होती है? अच्छा, ऑप्शन बाद में दिए थे। चलिए बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे? काइटिन से और प्रोटीन से क्या बना होता है आपका? तो भाई आपको एपिडर्मिस, एपिडर्मिस तो नहीं होगा भाई। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका क्यूटिकल। क्या है बच्चों? क्यूटिकल है। ठीक है। क्या है राइट आंसर यहाँ पर? क्यूटिकल है। क्यूटिकल जो है आपकी काइटिन और प्रोटीनियस लेयर होती है, प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 दिखा लिया हुआ है। 6वां प्रश्न है, द वर्ड एंटोमोलॉजी कम्स फ्रॉम द विच वर्ड? एंटोमोन मीनिंग इंसेक्ट एंड लोगस मीनिंग स्टडी। शब्द एंटोमोलॉजी किस शब्द से आया है? एंटोमोन मीन्स जिसका अर्थ है कीट और लोगस जिसका अर्थ है अध्ययन। लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच या जर्मन? बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी? हाँ, आज पूरा एंटोमोलॉजी है। हमने ब्रह्मास्त्र आपको 40 टॉपिक टारगेट दिए थे। जिसको नहीं पता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, विजन एग्री एकेडमी के नाम से है। ठीक है। उस पर सारे टारगेट आपको मिल जाएंगे। हर डे का टारगेट है। हम 2 दिन में 1 दिन क्लास इसलिए ले रहे हैं, 1 दिन छोड़ 1 दिन क्लास इसलिए ले रहे हैं ताकि आप अपना जो है पूरा टारगेट पूरा कर पाओ, है ना? ग्रीक, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि आपका एंटोमोलॉजी तो भैया ग्रीक वर्ड है ना? और इंसेक्ट, इंसेक्ट
इंसेक्ट जो है लैटिन भाषा के शब्द इंसेक्टम से बना है। लैटिन भाषा के शब्द इंसेक्टम से बना है, जिसका अर्थ होता है कट इनटू, है ना। तो यहां पर जो कीट है या कीट शब्द है, ये तो भैया लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन जो आपकी एंटोमोलॉजी है, कीट विज्ञान है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। आगे क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ एंटोमोलॉजी? कीट विज्ञान के जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन, विलियम किर्वी, कार्ल लिनियस, ग्रेगर मेंडल। बताइए किसे जो है कीट विज्ञान का जनक कहा जाता है? राजीव नहीं आते यहां। एंटोन आपका जो है इंसेक्टम जो है लैटिन वर्ड है आपका, ठीक है। विलियम किर्वी, बहुत बढ़िया। आपके जो एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान के जनक है वह कौन है? विलियम किर्वी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न यही है कि भैया जो द वर्ड इंसेक्ट कम्स फ्रॉम विच लैंग्वेज? शब्द कीट किस भाषा से आता है? लैटिन से, ग्रीक से, फ्रेंच से या जर्मन से? बता दो बच्चों कि जो भैया कीट शब्द है वो कौन सा शब्द है? तो भैया एंटोमोलॉजी तो आपका ग्रीक शब्द है, एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान तो आपका ग्रीक शब्द है, लेकिन जो इंसेक्ट है या कीट है वो कैसा शब्द है भैया? आपका जो है लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के शब्द इंसेक्टम से लिया गया है, ठीक है। इंसेक्टम से लिया गया है, इंसेक्टम से लिया, लैटिन भाषा के शब्द इंसेक्टम से लिया है, जिसका बात होता है कट इनटू। कट इनटू मतलब कि आपके तीन पार्ट में डिवाइड होता है। जो इंसेक्ट होता है तीन पार्ट में, आपका हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन, तीन पार्ट में जो है डिवाइड होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पर देखिए, द वर्ड इंसेक्ट्स कम फ्रॉम लैटिन वर्ड इंसेक्टम मीनिंग कट इनटू सेक्शन, मतलब कि सेक्शन में या खंडों में बटा होना, है ना। क्या होता है? मतलब खंडों में बटा होना, ठीक। रेफरिंग टू द सेगमेंटेड बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट, आपका जो इंसेक्ट है या कीट है, कीट की बॉडी क्या होती है? सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड मतलब कि खंडित होती है, तीन खंडों में विभाजित होती है। हेड, पहला हेड है, दूसरा थोरेक्स है और तीसरा पार्ट क्या है? एब्डोमेन है। आपका जो हेड है इसमें सेंसरी ऑर्गन होते हैं। आपका जो थोरेक्स है इसमें आपके जो है एक कहें कि चलने फिरने वाले ऑर्गन या फिर कहें टांगे और पंख होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, व्हाट डज आर्थ्रोपोडा मीन? आर्थ्रोपोडा का क्या अर्थ है? सॉफ्ट बॉडी, जॉइंटेड लेग, संयुक्त पैर, हार्ड सेल, कठिन खोल, मैनी लेग या कई पैर? बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी और डी। हाँ, नेचर दर्शन आपका कमेंट दिख रहा है, दिख रहा है नेचर दर्शन जी। आपका नाम नहीं पता तो भैया यही बोलना पड़ेगा। अब भैया एक काम और कर दो, शेयर और कर दो सेशन को, है ना। शेयर कर दो सभी को। 34 लोग जुड़े हुए हैं, 60-70 लोग होने चाहिए। जितने भी आप लोगों के एग्रीकल्चर की ग्रुप है, आप लोग अलग अलग जिले से आते हैं, अलग अलग आपके जो ग्रुप भी होंगे, है ना, कृषि वाले। सारे कृषि वाले ग्रुप में भेज दो वीडियो को, कहना सर फ्री पढ़ा रहे हैं, आ जाओ, है ना, सेट पेपर लगवा रहे हैं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बता दो भैया। बी, जॉइंटेड लेग, बहुत बढ़िया, संयुक्त पैर। आपका जो आर्थ्रोपोडा है इसका मतलब ही होता है भैया क्या? जॉइंटेड लेग। राहुल कुमार हापुड़ ललितपुर वालों की तरफ से नमस्कार। हाँ कर दो, एसीसी में कर दो। आई डोंट केयर। अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट क्लास ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा इज? आर्थ्रोपोडा संघ का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? क्रस्टेशिया है, अरेकिनिडा है, इंसेक्टा है या मायरीपोडा है?
अरे यार उनका नुकसान हो जाएगा अगर ये आप वहां कर दोगे शेयर, तो है ना। बताइए आंसर क्या होगा। द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा संघ का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? क्रस्टेशिया, अरेक्निडा, मायरियापोडा या इंसेक्टा? तो भैया राइट आंसर है इंसेक्टा। इंसेक्टा ग्रुप जो है आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा वर्ग है, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। अब यार बच्चे चिढ़ जाते हैं इसलिए मैं बोलूंगा कुछ नहीं आज। पिछली क्लास में कुछ बच्चे चिढ़ गए थे, अब उनको हम कुछ सच्ची बातें कड़वी लग जाती हैं तो मैं कहूंगा नहीं कुछ। आज केवल पढ़ाई पे ध्यान दूंगा, पढ़ाने पर ध्यान दूंगा, किसी के बारे में कुछ नहीं कहना अपन को, ठीक है। जिसको जो करना करने दो, अपन को तो केवल पढ़ाने से मतलब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द रेड स्पाइडर माइट बिलोंग टू विच फैमिली? लाल मकड़ी का घुन किस परिवार से संबंधित है? एफिडिडेई, ट्रैकिनिडेई, सॉरी टेट्रा नाइचिडेई, या फिर कहें कॉक्सीडे या थ्रिपिडे? किस परिवार से भाई? कर दीजिए। अरे बातें नहीं करनी है भाई, रहने दो। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। ए बी सी डी। बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। कॉक्सीडेई तो नहीं है भाई, सी तो नहीं है, बी है टेट्रानाइचिडेई। टेट्रानाइचिडेई परिवार से आपका रेड स्पाइडर माइट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है टर्माइट बिलोंग टू विच ऑर्डर? दीमक किस गण से संबंधित है? कोलियोप्टेरा से, लेपिडोप्टेरा से, आइसोप्टेरा से, हेमिप्टेरा से? कहां से आता है आपका दीमक? थैंक यू कामनी जी। अरे ऐसा नहीं है नेचुरल दर्शन, बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, है ना, लेकिन बोलना नहीं चाह रहे हैं। कुछ भगत है वहां के, इसलिए नहीं बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। सच्चाई कड़वी लग जाती है। आइसोप्टेरा, बहुत अच्छा आंसर। यहाँ पर जो है टर्माइट किस फैमिली से आता है? आइसोप्टेरा से आता है, ठीक है। मुझे तो देखो एसीसी वालों ने टीचर बना दिया, मैं था स्टूडेंट, टीचर बन गया, अब समझ जाओ आप लोग, है ना। अगला प्रश्न है द विंग्स टाइप ऑफ द कोलियोप्टेरन ऑर्डर इज कॉल्ड? कोलियोप्टेरॉन ऑर्डर के पंख प्रकार को क्या कहा जाता है? हेमिलाइट्रा, ऑप्शन बी है आपका जो है एलाइट्रा, एलाइट्रा, ऑप्शन सी है आपका टैगमिना, टैगमिना, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। बताइए आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? अच्छा मैं बताऊं ना, मेरी कुछ नहीं है, रहने दो। अरे बोल दूंगा तो अभी हाल फिर से बुरा लग जाएगा आपको, ठीक है। बताइए आंसर। कोलियोप्टेरा ऑर्डर के पंख प्रकार क्या होता है? किस प्रकार के पंख होते हैं भाई?
आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं, ठीक है। आशीष कुमार, रहने दीजिए, क्लास के बाद बोलेंगे लास्ट में, ठीक है, क्लास में डिस्टर्ब नहीं। तो बता दो आंसर क्या होगा भैया, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा टैगमीना। टैगमीना क्या होता है राइट आंसर? टैगमीना, ठीक है। देखो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी इलाइट्रा होगा। सॉरी बच्चों, इलाइट्रा। अभी मुझे क्वेश्चन पे जो है रहने दो, अभी बताता हूं। पढ़ने आ तो पढ़ो, ये फालतू की बातें बस बकवास ना करो, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एलाइट्रा। कोलियोप्टेरा जो गण के जो कीट हैं, ऑर्डर के जो कीट हैं, उनका पंख प्रकार क्या होता है? एलाइट्रा होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। लार्वा ऑफ कैट डिप्टेरियन इंसेक्ट आर कॉल्ड। डिप्टेरियन इंसेक्ट के लार्वा को क्या कहा जाता है? ग्रब्स, कैटरपिलर, मैगट या निम्फ? बताइए आंसर क्या होगा यहां पर? आशीष कुमार, हटा दिए जाओगे। बताइए आंसर क्या होगा? ए बी सी डी, मैगट। बहुत अच्छे। आपके जो डिप्टेरा इंसेक्ट है, लार्वा जो कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है? मैगट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सोरगम सूट फ्लाई बिलोंग टू विच फैमिली? सोरगम सूट फ्लाई किस परिवार से संबंधित है? ट्रेफ्रिटिडेई, म्यूस्कीडेई, एग्रोमाइजिडेई, टेक्निडेई। टेक्निडेई किस परिवार से? बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी? सॉरी, टेग्मा नहीं होगा, उसका एलाइट्रा था, एलाइट्रा। एलाइट्रा है, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका एलाइट्रा है। गलती से वो आप लोगों की बातों के चक्कर में ना मैंने आंसर गलत बोल दिया। अब मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी, आंसर बोलो सीधे से, कोई फालतू का कमेंट ना आ जाए। आंसर लिखे हो बस, ठीक है, बाकी बाद में करेंगे बातें लास्ट में। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए बी सी या डी? जो सोरगम सूट फ्लाई किस परिवार से आता है? ए बी सी या फिर डी? सोरगम सूट फ्लाई म्यूस्कीडेई किससे आता है? म्यूसीडेई परिवार से, म्यूसीडेई परिवार से आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। मिलीबग एंड जैसिड, मिलीबग एंड जैसिड बिलोंग टू विच ऑर्डर? मिलीबग और जैसिड किस ऑर्डर से संबंधित? डिप्टेरा से, कोलियोप्टेरा से, हेमेप्टेरा या लेपिडोप्टेरा? मिलीबग और आपका जैसिड किस परिवार से संबंधित है भैया? तो ये है आपके किससे? हेमेप्टेरा से। किससे बच्चों? हेमेप्टेरा से। किससे आपका मिलीबग और जैसिड? हेमेप्टेरा से। मिलीबग और जैसिड कहां से? आपके जो है हेमेप्टेरा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है। विच ऑर्डर इज नोन एज द ट्रू फ्लाइज ऑर्डर? किस आदेश को सच्ची मक्खियों का आदेश के रूप में जाना जाता है? डिप्टेरा को, कोलियोप्टेरा को, हेमेप्टेरा को, लेपिडोप्टेरा को? बताइए आंसर क्या होगा राइट आंसर? हाँ, सारे क्वेश्चन एंटो के हैं। ब्रह्मास्त्र में ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं कि 40 सेट पेपर जो होने वाले टॉपिक के हैं। कल वाला जो टॉपिक होगा ना, 19 वाला सेट पेपर होगा, उसमें सारे क्वेश्चन पैथोलॉजी के रहेंगे। उसके बाद 20वां सेट पेपर होगा ना, उसमें सारे क्वेश्चन आपके जो है, सॉरी हाँ 20वां सेट पेपर होगा, उसमें सारे क्वेश्चन आपके प्लांट ब्रीडिंग के रहेंगे। 21वां क्वेश्चन सॉरी 21वां सेट पेपर रहेगा, उसमें भी आपके जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग रहेंगे। 22वां सेट पेपर रहेगा, उसमें आपका प्लांट फिजियोलॉजी रहेगा। ये आपके टॉपिक, मैंने कहा था ना, सारी चीजें आपको 40 सेट पेपर तक पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज दूंगा। उसके बाद 40 के बाद जो 20 सेट पेपर रहेंगे वो फुल रहेंगे। और 20, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि 20 ही दूंगा, ब्रह्मास्त्र सीरीज में 60 दूंगा। ब्रह्मास्त्र सीरीज जो ये चल रही है ना, इसमें 60 पेपर दूंगा। और बाकी
आपको आगे और भी सेट पेपर दिए जाएंगे, ठीक है। न्यू स्टूडेंट है सर, नहीं पता था। चलो बढ़िया है मनीष जी, कल आइएगा तो फिर बढ़िया से देखेंगे कि भैया पैथोलॉजी आपकी स्ट्रांग है, एंटोमोलॉजी भी। राइट आंसर यहाँ पर हुआ डिप्टेरा। ट्रू फ्लाइज जो आती हैं वो डिप्टेरा में आती है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द रेनोसोरस बीटल अटैक ऑन कोकोनट ट्री बिलोंग टू विच फैमिली। नारियल के पेड़ पर हमला करने वाला गेंडा भृंग किस परिवार संबंध है? स्क्रेबिडेई, डायनेस्टिडेई, कॉक्सीडेई या थ्रिप्पीडेई। बताइए आंसर क्या होगा। आपका जो गेंडा भृंग है, ठीक है, गेंडा भृंग है या फिर कहें रिनोसोर्स बीटल है, ये जो है आपकी किस परिवार से आती है? तो भैया ये डायनेस्टिडेई परिवार से आती है। किसमें? डायनेस्टिडेई परिवार से आती है, डायनेस्टिडेई परिवार से आती है, ठीक है। हाँ ज्यादा देखो, आपका देखो 25 नंबर में, 25 नंबर में एक टॉपिक है आपका फसल विज्ञान, फसल विज्ञान। अब उसी में इनने आपका पूरा एग्रोनॉमी दे दिया, उसी में इनने हॉर्टिकल्चर दे दिया पूरा, उसी में इनने सीड टैग दे दिया, ठीक है, उसी में इनने एंटोपैथो दे दी, ठीक है। और ठीक, तो इसमें इनने 4 सब्जेक्ट दे दिए, 4 से 5 सब्जेक्ट दे दिए केवल सिंगल में, सिंगल टॉपिक में, है ना। तो 5 सब्जेक्ट मेजर तो देखो, एग्रोनॉमी लेके चलो, फिर आपका हॉर्टी लेके चलो, फिर उसके बाद आपका सीड लेके चलो, है ना। इससे रहेगा तो माइनर क्वेश्चन रहेगा। अगर 25 क्वेश्चन का है या 25 नंबर का है तो लगभग आपके जो है 5 क्वेश्चन तो एंटोपैथो से रहेंगे, दोनों से, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 है द अनार बटरफ्लाई बिलोंग टू विच फैमिली। अनार तितली किस परिवार से संबंध है? निम्फिलिडेई, पायरिडेई, लैकिनिडेई या फिर कहें पैपिलियोनेडेई। बताइए आपका जो अनार बटरफ्लाई है वो किस परिवार से संबंधित है? ए बी सी या फिर डी? ए बी सी या फिर डी? तो भैया जो आपका अनार बटरफ्लाई है ये लाइसिनिडेई से, लाइसिनिडेई परिवार से, ठीक। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सिल्वर फिश बिलोंग टू विच ऑर्डर। सिल्वर फिश किस ऑर्डर से संबंधित है? थाइसैनोप्टेरा, थाइसैन्यूरा, कोलियोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा। बताइए आंसर क्या होगा। यहां पर देखो रिस्क लेकर नहीं चलेंगे, हम सारा कुछ पढ़ेंगे। ए सब्जेक्ट है जो सिलेक्शन दिलवाएंगे, बाकी तो सबको आते हैं। हाँ सही पकड़े हो आप, है ना। बिल्कुल यही सब्जेक्ट है जो सबको नहीं आते, एंटोपैथो, यही सिलेक्शन देके जाएंगे और आपको, ठीक है। तो आपका जो सिल्वर फिश है ये थाइसैन्यूरा से आती है। कहां से आती है? थाइसैन्यूरा एक तरह से कीट है, इंसेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है इज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना, डैमेज इज कॉल्ड बाय ग्रब ओनली, ऑब्जर्व्ड इन बूथ फील्ड एंड स्टोरेज कंडीशन। की खोज सबसे पहले चीन में हुई थी, नुकसान केवल ग्रब के कारण होता है, खेत और भंडारण दोनों में स्थितियों में जो है देखा जाता है। ब्राउन प्लांट हो पर, भूरा पौधा हो पर, चावल हिस्पा, राइस हिस्पा, येलो स्टेम बोरर, पीला तना छेदक। अब भैया ये भूरा प्लांट हॉपर है और ये तना छेदक है, ये तो नहीं होंगे भाई। पल्स बीटल, बताइए आंसर। वह कीट जो आपका फील्ड में भी नुकसान पहुंचाता है, मतलब खेत में भी नुकसान पहुंचाएगा और भंडारण में भी नुकसान पहुंचाएगा, तो कौन सा है भाई कीट? जल्दी लिख दो आंसर, ए बी सी या फिर डी, और शेयर कर दो जल्दी से, ठीक है, शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर कर दो।
देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको 100 प्लस सेट पेपर करवाने वाला हूँ, ठीक है। 40 तो मैंने प्रॉमिस किया है कि आपका जो है टॉपिक वाइज सेट दूंगा, ठीक है। और 60 सेट पेपर, ये एग्जाम थोड़ा सा लेट हुआ ना तो 60 सेट पेपर आपको नॉर्मली मैं आपको करवा दूंगा फुल वाले। ऐसा क्वेश्चन दूंगा ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा ना, 100 सेट पेपर में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे खुद लगा लो, कितना हो जाएंगे, लगभग 10,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 10,000 क्वेश्चन आपने कर लिए ना तो समझ लो सिलेक्शन पक्का है। तो यहां पर राइट आंसर होगा पल्स बीटल। पल्स बीटल आपकी जो है यह जो है भंडार गृह में भी लगती है, ठीक है, भंडार गृह में भी लगती है और यह जो है खेत में भी लगती है। कौन सी? पल्स बीटल। ऑप्शन डी यहां पर पल्स बीटल राइट आंसर हो जाएगा। पल्स बीटल, पल्स बीटल इज द राइट आंसर, ठीक, ऑप्शन डी पल्स बीटल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, राइस मॉथ बिलोंग टू फैमिली, चावल का मॉथ परिवार से संबंधित है। नॉक्टिडेई, ग्लेरिडेई, पायरिलिडेई, क्रेम्बिडेई। देखो क्लासिफिकेशन पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि देखो हमने आपके जो नोट्स बनाए हैं, देखो आपका एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर के नोट्स बनाए, उसमें फसलों के साथ सारे कीट और रोग ऐड किए हैं, जिसमें आपका साइंटिफिक नेम है और रोग कारक है। अब देखो आपका यूपी का एग्जाम है, केवल यही पूछेगा वहां पर कि कौन सा कीट किस फसल में लगता है, वहां पर लक्षण देके नहीं पूछेगा। तो इतना आपको इंपॉर्टेंट जो है रखना है याद। और साथ में साथ देखो हमने एंटोपैथो में सारा जो है डिस्क्राइब में जो है कवर किया है, और फसलों के साथ आपको नोट्स कल हम लॉन्च करने वाले ऑफिशियली। कल आपके जो है अभी तो हम सेट पेपर के साथ बता देते हैं, प्रिंटेड नोट्स हैं। कल हम ऑफिशियली लॉन्च करने वाले हैं, आपको सारी चीजें दिखाएंगे कि हमारे नोट्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, कल लॉन्च करेंगे। देखो हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कामने जी, तो करीबन 4 घंटे चाहिए, ठीक है, 4 घंटे चाहिए, इस वजह से नहीं कर पाते हैं। बताइए आंसर, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो भैया जो राइस मॉथ है किससे आता है? ग्लेरिडेई से परिवार से, ग्लेरिडेई परिवार से आता है, ठीक। ऑप्शन बी ग्लेरिडेई सही हो जाएगा, बी हो जाएगा सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 है, राइस बीवल, पल्स बीटल, इस्ट सितोत्रोगा, एंग्यूमोइस, ग्रेन मॉथ और राइजोपरथा लेजर ग्रेन बोरर आर एग्जाम्पल ऑफ चावल की घुन, दाल की बीटल, सिट्टोट्रोगा, एंगोमोइस, अनाज कीट, राइजोपरथा या लघु अनाज बोरर किसके उदाहरण है? प्राइमरी स्टोरेज गैन या फिर कहें प्राथमिक भंडार अनाज के कीट, की पेस्ट या प्रमुख कीट। ऑप्शन सी आपको दे रहे हैं यहां पर, ऑप्शन सी है आपका माइनर पेस्ट, माइनर पेस्ट। ऑप्शन डी दे रहे हैं इंटरनल फीडर, इंटरनल फीडर या आंतरिक फीडर, आंतरिक फीडर। बताइए राइट आंसर यहां पर क्या होगा? टेंशन नहीं लो, एक दिन ना एंटोमोलॉजी का सारा सेशन आपको दे देंगे, थोड़ा सा मुझे टाइम मिलने दो। अभी आपके नोट्स में बिजी था ना, इस वजह से टाइम नहीं दे पा रहा था, लेकिन क्लासिफिकेशन इस तरह से कराऊंगा ना सारे याद हो जाएंगे, एक भी किट छूटेगा नहीं कि किसका जो है क्या है। इंटरनल फीडर बहुत बढ़िया। जो आपका चावल की घुन है, दाल की बीटल है, सिट्टोट्रोगा, एंगोमोइस अनाज की कीट है, राइजोपरथा लघु अनाज बोरर है, ये जो है सारे सारे आंतरिक फीडर है, इंटरनल फीडर है। क्या है आपके? इंटरनल फीडर है। क्या है? आंतरिक, अंदर से खाने वाले, अनाज को अंदर से खाने वाले हैं, ठीक है। आपकी बुक जो है मैं आपको ट्रैकिंग आईडी भेज दूंगा, जिसने बुक परचेज की हुई है, जिसने नोट से परचेज किए हैं उनको मैं ट्रैकिंग आईडी भेज दूंगा, ठीक है।
ये आपका इंटरनल फीड है, आंतरिक रूप से खाने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 है, इज अन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीफेगस फिश। बहुभक्षी पीड़क का एक उदाहरण टर्माइट, दीमक, ब्राउन प्लांट हॉपर, धान हिस्पा, राइस हिस्पा, येलो स्टेम बोरर, पीला तनाछेद। कौन सा जो है बहुभक्षी या पॉलीफेगस इंसेक्ट है, बता दीजिए भैया। टर्माइट है, दीमक सब में लगता है। धन्यवाद भाई। आपका जो टर्माइट है, दीमक है, बहुभक्षी से मतलब है बहुत से पेड़, बहुत से पौधों को खाता है ना। बार बार इसी को क्यों बोलते हो यहां, बताइए आंसर। बहुभक्षी पीड़क का एक उदाहरण कौन सा है? टर्माइट, दीमक, ठीक है। क्या है बच्चों? टर्माइट है, दीमक है। ये बहुत से पेड़ों को नुकसान या फिर पौधों को नुकसान पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, डैमेजिंग स्टेज ऑफ लीफ गॉल मिज इज। लीफ गॉल मिज की नुकसानदायक अवस्था है एडल्ट अवस्था, प्यूपा अवस्था, एग या मैगट। कौन सी अवस्था जो है नुकसान पहुंचाती है? समझ गए ये लोग कौन है? नेचर दर्शन, इनको हमने ब्लॉक किया हुआ था, ये द्वारा से आ गए, ठीक है। और इन्हीं लोगों से क्लास का माहौल बिगड़ता है। राइट आंसर क्या होगा यहां पर? ए, बी, सी या फिर डी। जो आपका लीफ गॉल मिज है, इसका जो नुकसान अवस्था है वो है आपकी मैगट अवस्था। लीफ गॉल मिज कब नुकसान पहुंचाता है? मैगट अवस्था में जो है नुकसान पहुंचाता है, ठीक। लीफ गॉल मिज नुकसानदायक अवस्था क्या है? मैगट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, सेंट्रल सूट ड्राइड एंड प्रोड्यूस डेड हर्ट सिम्टम इज कॉल्ड बाय। केंद्रीय टहनियां सूख जाती हैं और डेड हर्ट लक्षण उत्पन्न होता है, जो कि कारण होता है ब्राउन प्लांट हॉपर का, राइस हिस्पा, चावल हिस्पा, येलो स्टेम बोरर या स्पॉटेड बॉलवर्म। राइट आंसर क्या होगा यहां पर? केंद्रीय टहनियां सूख जाती है और डेड हर्ट लक्षण उत्पन्न होता है, जो का कारण है आपका येलो स्टेम बोरर का। किसका है? पीला तना छेदक का। किसका? पीला तना छेदक का। अच्छा, पहली बार आए हो? येलो स्टेम बोरर, पीला तना छेदक, यहां पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, owing to the loss of cell shape the leaves turn pale yellow and shrivel up later is a notable damaging symptom of। कोशिका रस की हानि के कारण पत्तियां हल्की पीली हो जाती हैं और बाद में सिकुड़ जाती हैं, जो कि का उल्लेखनीय हानिकारक लक्षण है ब्राउन प्लांट हॉपर का, चावल हिस्पा का या शुगर केन लीफ हॉपर का, गन्ना पत्ती हॉपर या चित्तीदार बॉलवर्म। कोशिका रस की हानि के कारण पत्तियां हल्की पीली हो जाती हैं और बाद में सिकुड़ जाती हैं, जो कि एक उल्लेखनीय हानिकारक लक्षण है। किसका है भाई? किसका है? ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर क्या होगा? क्या था बच्चों, कुछ लोग भड़काने का काम करते हैं, ठीक है, और कुछ लोगों से देखा नहीं जाता है कि हम आपको इतने सारे सेट हैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से कुछ लोग भड़काने का काम करते हैं, इसलिए मैं कुछ आज बोल नहीं रहा हूं, ठीक है। जिसको जो देखा है वो करे। हम देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आइए या फिर हमारी वेबसाइट पे आइए, हमारी ऐप पर आइए। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है ना, आप आइए, आपका वेलकम है, ठीक है। आप यहाँ पर जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट
सेट पेपर आपको करवा रहे हैं। यहाँ पर तो हम कोई आपसे पैसा ले नहीं रहे हैं कि भाई आप आओ और हम जो है यूट्यूब पर तब कराएंगे सेट पेपर आपको 60 या 100 सेट पेपर जब आप आपको यहाँ पर हमें पैसे दोगे, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी मर्जी है, कंटेंट आपको अच्छा लगता है आप बिल्कुल आइए, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। आप लोगों को वैसे पीडीएफ चाहिए तो देखो पीडीएफ हमारी मेहनत लगती है, इस वजह से हम उसको पेड रखें, और ज्यादा भी प्राइस नहीं है, 300 रुपए है 60 सेट पेपर का, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लिख दो, ए बी सी, शुगर कैन शुगर कैन शुगर कैन। तो भैया शुगर कैन लीफ हॉपर, गन्ना पत्ती हॉपर, शुगर कैन लीफ हॉपर, गन्ना पत्ती हॉपर। कहां से कॉपी करते हैं कंटेंट, बताएं कहां से करते हैं। इनको कंटेंट कॉपी करते हैं वो दिखा दें थोड़ा सा। एस.आर. कांटवा, ठीक है, कृषि के मूलभूत सिद्धांत, यूथ 9990, ठीक है। इनको थोड़ा सा कंटेंट दिखा दे कहां से कॉपी करते हैं। कृषि विज्ञान महावीर एमपी की है, ठीक है। ये आपका जो है पीडी चौधरी जनरल एग्रीकल्चर, इतने सोर्स है ना गिन नहीं पाओगे आप। और मैं दिखा नहीं रहा हूं, कॉपी यहां पर रखी हुई है ना। बताइए अगला क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन ऑफ लीफ कर्ल इन टोबैको एंड बैन कर्लिंग इन ओकरा अकर थ्रो। तंबाकू में इसको पूरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं हिंदी में। यहां देखिए, तंबाकू में पत्ती सिकुड़ना और भिंडी में सिरा सिकुड़न का संचरण के माध्यम से होता है, किसमें, आपका तंबाकू में। और कुछ क्वेश्चन मैं खुद से भी बनाता हूं, है ना, मैंने इतने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। हाँ मैं इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है। अब तंबाकू में पत्ती सिकुड़न और भिंडी में सिरा सिकुड़न का संचरण के माध्यम से होता है, ब्राउन प्लांट हॉपर से, राइस हिस्पा से, कॉटन व्हाइट फ्लाई से, कपास सफेद मक्खी से, स्पॉटेड बॉलवर्म। बताइए भैया कि जो आपका तंबाकू में पत्ती सिकुड़न होता है और भिंडू में सिरा सिकुड़न का संचरण होता है, किसके द्वारा जो है, वाहक कीट कौन है इसका, या फिर कहें आपका वेक्टर कौन है इनका। तो ये कॉटन व्हाइट फ्लाई, कपास सफेद मक्खी, ठीक है। जो आपका तंबाकू में पत्ती सिकुड़न है और भिंडी में सिरा सिकुड़न का जो कारण है या संचरण करता है वो करता है आपका सफेद मक्खी, कपास सफेद मक्खी। रुक जाइए, इन्हें पहले हम हाइड करें, 1 मिनट रुक जाइए, ये अब दिखेंगे नहीं यहां। ठीक है, बताइए कॉटन व्हाइट फ्लाई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, द पेस्ट विच इन्फेस्ट द होल ग्रेन एंड आर कैपेबल ऑफ डैमेजिंग ऑल काइंड ऑफ स्टोर्ड ग्रेन आर नोन एज। वह कीट जो साबुत अनाज को संक्रमित करता है तथा सभी प्रकार के भंडारित अनाज को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होता है, उसे के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी स्टोरेज ग्रेन पेस्ट या प्राथमिक भंडारित अनाज कीट, प्रमुख कीट के पेस्ट, माइनर छोटे पेस्ट, या फिर कहें आपके इंटरनल फीडर आंतरिक फीडर। वह कीट जो साबुत अनाज को संक्रमित करता है तथा सभी प्रकार के भंडारित अनाज को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं, वह कौन से कीट होते हैं। बताइए आंसर क्या होगा यहां पर, ए बी सी या फिर डी। डी 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 बताइए आंसर यहां पर। तो
यहां पर भी राइट आंसर क्या होगा, इंटरनल फीडर, आंतरिक फीडर। जो या फिर कहें घुन होते हैं, हमारा जो अनाज है हर एक में मतलब अंदर से खाने वाले ज्यादा होते हैं, है ना, तो वो आपके जो है इंटरनल फीडर आ जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, हु इज द फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी? कीट शरीर क्रिया विज्ञान के जनक कौन है? लिनियस, वी वी बिगल्सवर्थ, या कार्लसन, या बुतेनानंदत? बुतेनानंदत, बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी? आपके जो है कीट शरीर क्रिया विज्ञान के जनक कौन है? कीट शरीर क्रिया विज्ञान के जनक कौन है? ए बी सी या फिर डी? ए बी सी या फिर डी, क्या होगा राइट आंसर? तो यहां पर राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर की बात करें तो आपका जो है राइट आंसर वी वी विगल्सवर्थ, विगल्सवर्थ, वी वी विगल्सवर्थ। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, थ्रेड लाइक एंटीना एंड ऑल सेगमेंट्स ऑफ एंटीना आर यूनिफॉर्म इन थिकनेस इज नोन एज? धागे जैसा एंटीना और एंटीना के साथ सभी खंड मोटाई में एक समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं? फ्लीफॉर्म, सेरेट, पैक्टिनेट, या कैपिटेट? क्या कहेंगे, ए बी सी या फिर डी? राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ फ्लीफॉर्म, बहुत बढ़िया। ठीक, धागे जैसा एंटीना, धागे जैसा एंटीना और एंटीना के सभी खंड मोटाई में एक समान किसमें होते हैं? आपके फ्लीफॉर्म में होते हैं। किसमें होते हैं? फ्लीफॉर्म। एक चीज बताऊं बच्चों, मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, जो आपके सेट पेपर बना रहा हूं, उड़ीसा पीसीएस, उड़ीसा पीसीएस, देखो क्या रहता है, एग्रीकल्चर क्वेश्चन तो समान रहते ना, उड़ीसा पीसीएस, ठीक है, और बिहार पीसीएस, ठीक है, एनएससी, इफको, ठीक, आपका जो है यूपीपीएससी, ठीक है, टीजीटी एंड पीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक, और एएफओ प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस, ठीक, आपका आरआरबीएसओ, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर। यहां से तो क्वेश्चन ले ही रहा हूं, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर से तो क्वेश्चन ले रहा हूं। देखो उड़ीसा पीसीएस में आपका एग्रीकल्चर काम का एक दो क्वेश्चन रहेंगे जो उड़ीसा से रहेंगे, ठीक है, आपका जो है और जो आपका जैसे राजस्थान है, दो चार क्वेश्चन आपके राजस्थान के रहेंगे, बाकी एग्रीकल्चर तो हमारे काम का है ना। हरियाणा के भी कुछ आपके पेपर हुए थे, उससे भी आपके कुछ क्वेश्चन बाकी, मतलब कि एक है कुछ स्टेट के रहते हैं, बाकी हमारे काम के होते हैं, ठीक। और यदि हम आपको ये बता के जाएं तो इतनी मोटी कॉपी केवल ओपीएससी की है, उड़ीसा पीसीएस की है। अब इतना एनालिसिस करते हैं और ये क्या कह रहे हैं, इसलिए मैंने उसे रिमूव कर दिया, वो ज्यादा ही कुछ कर रहा था। यहां पर राइट आंसर फ्लीफॉर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड इट इज कॉल्ड एज? भोजन के भंडारण के लिए कीटों में मौजूद थैली जैसी संरचना, इसे क्या कहते हैं? फोरगट, अग्र आंत, फेरेनेक्स, या ग्रास नली, या क्रॉफ? भोजन के भंडारण के लिए कीटों में मौजूद जो थैली होती है, ऐसी संरचना होती है, उसे क्या कहा जाता है? बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी? हाँ, यूपी ट्रिपल एससी सारे ले रहे हैं, टेंशन मत लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाएंगे ना प्रीवियस ईयर। यूके पीसीएस, अरे वो भी ले लेंगे, ठीक है, पहले इतने पेपर तो सॉल्व करा लें यार आप लोगों के। बी बी बी, सौरभ वर्मा,
राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, क्रॉप कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रॉप, डी राइट आंसर, डी। भोजन के भंडारण के लिए कीटों में मौजूद थैली जैसी संरचना, इसे क्या कहते हैं? आपका क्रॉप कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, 33वां प्रश्न है। इन crickets legs are used for sound production. What is the type of legs present in cricket? क्रिकेट में पैरों का उपयोग ध्वनि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। क्रिकेट में किस प्रकार के पैर पाए जाते हैं? फोरेजियल, रेप्टेटोरियल, सेल्टोरियल या स्टीड्यूलेटोरियल? किस प्रकार के पैर पाए जाते हैं? थैंक यू मनीष कुशवाहा जी। राइट आंसर क्या हो? स्टीड्यूलेटरी, मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग करने वाले, या फिर कहें आवाज के। रात के समय आप लोग निकलते हैं, आवाज आ रही होती है क्रिकेट की, है ना, तो वो कैसे होते हैं? आपके साउंड प्रोड्यूस, स्टीड्यूलेटोरियल है। तो कैसे होते हैं? स्टीड्यूलेटोरियल होते हैं। ठीक, फॉरेजियल किस में पाए जाते हैं? फॉरेजियल जो होते हैं ये होते हैं आपके मधुमक्खी में, हनी बी में होते हैं। मधुमक्खी फॉरेजियल मतलब कि पोलन कलेक्शन करने वाले फॉरेजियल कहलाते हैं। अंकित वर्मा, हो रहा है तुम्हारा कमेंट शो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, 34वां प्रश्न है। 34वां प्रश्न दिया हुआ है, हु इज द फाउंडर ऑफ एंटोमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया विच इज स्टार्टेड इन 1938? भारतीय कीट विज्ञान सोसाइटी के संस्थापक कौन है जिसकी स्थापना 1938 में? विलियम किर्बी, हेम सिंह पृथ्वी या एच.एम. लेफ्रॉय या ई.जे. बटलर? किसने जो है कीट विज्ञान सोसाइटी के संस्थापक के रूप में, या फिर कहें कीट विज्ञान सोसाइटी, भारतीय कीट विज्ञान सोसाइटी के संस्थापक हैं? बताइए आंसर। यदि वहां से इतना ही कंटेंट मिल रहा होता तो यहाँ क्यों आते वो लोग, है ना? यहां पर वो इसलिए आते हैं कि अब कुछ नहीं, यहां पर राइट आंसर हुआ हेम सिंह पृथ्वी। हेम सिंह पृथ्वी ने भारतीय कीट विज्ञान सोसाइटी के संस्थापक के रूप में जो है संस्थापक थे। कौन? आपके हेम सिंह पृथ्वी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट ऑर्डर क्रेसी मॉडिफिकेशन इनटू अ स्क्लेरोटाइज्ड फॉरसेप्स? निम्नलिखित में से किस कीट क्रम में सेर्सी को स्क्लेरोटाइज्ड संदेश में रूपांतरित किया जाता है? डर्मेप्टेरा में, हेमेप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, आइसोप्टेरा में? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा डर्मेप्टेरा। डर्मेप्टेरा यहाँ के जो इस ऑर्डर के जो कीट होते हैं उसका जो सर्सी होता है उसको स्क्लेरोटाइज संदेश में या फिर कहें संदंश में जो है फॉरसेप्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, In which of the following order insect have halters, puparium and known as a true fly order? निम्नलिखित में से किस क्रम में कीटों में हॉल्टर, प्यूपेरियम होता है और इसे वास्तविक मक्खी क्रम के रूप में जाना जाता है? डर्मेप्टेरा, हेमेप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, डिप्टेरा? डिप्टेरा मक्खी क्रम भैया, मक्खी क्रम। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? निम्नलिखित में से किस क्रम में कीटों में हॉल्टर, प्यूपेरियम होता है और इसे वास्तविक मक्खी क्रम के रूप में जाना जाता है? डर्मेप्टेरा, हेमेप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा या फिर कहें डिप्टेरा? राइट आंसर की बात करें तो बच्चों डिप्टेरा। मक्खी का कहा ना, मक्खी क्रम, तो भैया मक्खियां किस में आती हैं? डिप्टेरा में आती है। कहां पे आती है? डिप्टेरा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37वां प्रश्न है,
सेंसोरियल टाइप ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट इन, स्कैंसोरियल या सेंसोरियल प्रकार के पैर किसमें पाए होते हैं? कॉकरोच में, तिलचट्टा में, आंट एंड बास में, चींटी और ततैया में, हेड एंड लाउस में, सिरकेजू में, क्रिकेट्स में। सेंसोरियल, सेंसोरियल हो गया यहां पर, सेंसोरियल, ठीक, सेंसोरियल। सेंसोरियल माउथ, सॉरी पैर, लेग्स किस में पाए जाते हैं? तो भैया ये पाए जाते हैं हेड लाउस में। सेंसोरियल टाइप के हेड लाउस सिर के जुए पाए जाते हैं। सेंसोरियल टाइप, सेंसोरियल टाइप किसमें? हेड लाउस में पाए जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, फॉर विच पर्पज लेग्स ऑफ क्रिकेट्स मॉडिफाइड इनटू स्ट्रेडुलेटोरियल टाइप, किस उद्देश्य से झिंगुरों के पैरों को स्ट्राइडुलेटोरियल प्रकार में संशोधित किया जाता है? वॉकिंग, चलने वाले, जंपिंग, उछलने व कूदने वाले, क्लिंगिंग, या फिर कहीं आपका ऑप्शन डी है, अभी हाल पढ़ के आया ना इसे, ऑप्शन डी है साउंड प्रोड्यूसिंग, या ध्वनि उत्पन्न करने वाले, ध्वनि ध्वनि उत्पन्न करने वाले, ध्वनि उत्पन्न करने वाले किस तरह के होते हैं? स्ट्रेडुलेटोरियल। जंपिंग, साउंड प्रोड्यूसिंग, बहुत बढ़िया, अभी हाल बताया था ना, साउंड प्रोड्यूसिंग, ध्वनि उत्पन्न करने वाले। ऑप्शन डी राइट आंसर। स्ट्राइडुलेटोरियल किससे होते हैं? आपके साउंड प्रोड्यूसिंग, या फिर कहें ध्वनि उत्पन्न करने वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, विच वन इज एंटीरियर रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, इनमें से कौन सा मूलतः आहार नाल का अग्र क्षेत्र और बाह्य त्वची है? फोरगट, अग्र आंत, फेरेनेक्स, ग्रास नली या स्टोमेडियम। इनमें से कौन सा मूलतः आहार नाल का अग्र क्षेत्र है और बाह्य त्वची है? बाह्य त्वची है, बताइए आंसर, ए, बी, सी या फिर डी। मैं बच्चों आप लोगों के लिए क्लास नहीं होगी क्या? क्लास होगी आपकी। देखिए आप लोगों के लिए क्लास टॉपिक वाइज भी लेके आने वाला हूं जल्द ही, ठीक है। क्या है, एक तो मैं काम में फंसा रहता हूं क्योंकि आपकी 12 बजे तक ऑफलाइन क्लास रहती है, सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं। अकेला ही हूं मैं, सारी क्लासेस देखता हूं। फिर 4 बजे से आपकी ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, ऑनलाइन क्लासेस 4 बजे से आपकी 7 बजे तक रहती हैं। फिर 8 बजे से आपका ब्रह्मास्त्र रहता है। ब्रह्मास्त्र में एक दिन छोड़ एक दिन इसलिए लेता हूँ कि मैं इतना सारे क्लासेस लेता हूँ, फिर आप लोगों की कंटेंट भी तो बनाना है, सेट पेपर भी तो बनाना है ना, इस वजह से टाइम ले लेता हूँ, ठीक है। फेरेनेक्स, फेरेनेक्स नहीं है भैया, यहाँ पर राइट आंसर होगा स्टोमेडियम, स्टोमेडियम। जो इनमें से कौन सा मूलतः आहार नाल का अग्र क्षेत्र और बाह्य त्वची है? तो भैया स्टोमेडियम है। क्या है? स्टोमेडियम है, स्टोमेडियम है, ठीक, स्टोमेडियम, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40वां प्रश्न है, लिखा हुआ है, In which one of the following has 10 pair 2 plus 8 of functional spiracle known as holopenustic type? निम्नलिखित में से किस में 10 जोड़ी कार्यात्मक स्पायरिकल होती हैं जिन्हें होलोप्रेस्टिक प्रकार के रूप में जाना जाता है? मैगट में, लेपिडोप्टेरा में, लार्वा में, ग्रासहोपर एंड कॉकरोच, टिड्डा और तिलचिट्टा में। बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? होलोप्रेस्टिक प्रकार के रूप में जाना जाता है, किस में होता है? ऑइसोफेगस नहीं होगा यहाँ पर, राइट आंसर स्टोमेडियम, स्टोमेडियम, ठीक है। ये बाह्य त्वचीय होता है, ठीक, आगे का क्षेत्र होता है बाह्य त्वचीय होता है, बाहर से त्वचा द्वारा जुड़ा होता है ना, बाहरी त्वचा हो। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है आपका ग्रासहोपर एंड कॉकरोच, टिड्डा और तिलचट्टा, टिड्डा और तिलचट्टा, ऑप्शन डी। कार्यात्मक स्पायरिकल होते हैं 10 जोड़ी, किसमें? आपके ग्रासहोपर और कॉकरोच, टिड्डा और तिलचिट्टा में, टिड्डा और तिलचिट्टा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है,
विच वन इज द मेजर ब्लड शुगर ऑफ इंसेक्ट? कीटों का प्रमुख रक्त शर्करा कौन सी होती है? सुक्रोज, ट्रहेलोज, ग्लूकोज या पेंटोज? कौन सी रक्त शर्करा पाई जाती है कीटों में? कौन सी रक्त शर्करा पाई जाती है कीटों में? टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन बेसिक वाले आ गए हैं, मैं जानता हूँ, ठीक है। फसलों से रिलेटेड जो कीट है वो नहीं आ पाए, लेकिन हाँ उसमें बेसिक वाले सारे चीज़ें आ गए। मेरे पास कोई फैकल्टी नहीं है, मैं सारा कुछ अकेले ही देखता हूँ। मैंने यहाँ पर फैकल्टी ढूंढी है, मिली ही नहीं, क्या करें। बताइए आंसर क्या होगा। दीक्षा सिंह जी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये टॉपिक सेट पेपर है, ब्रह्मास्त्र सेट पेपर, 40 सेट पेपर जो है टॉपिक वाइज है, जिसका आपको टाइम टेबल ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर भेजा जा चुका है, ठीक है। ठीक, तो यहां पर आपका टॉपिक से ही रहेगा। फैकल्टी के रूप में काम करना हो तो आप वो कॉल कर लीजिएगा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पर, ठीक है। ट्रहेलोज, यहां पर कीटों का प्रमुख रक्त शर्करा कौन सी है आपकी? ट्रहेलोज है। कौन सी है? ट्रहेलोज है आपकी, जो है प्रमुख रक्त शर्करा कौन सी? ट्रहेलोज है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, excretion maintains the internal environment of insect body, which one is the main excretory product of terrestrial insect? उत्सर्जन कीट शरीर के आंतरिक वातावरण को बनाए रखता है, स्थलीय कीट का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद कौन सा है? अपना रिज्यूम भेज सकते हैं आप लोग। ट्रहेलोज होगा अमन गिरी, ट्रहेलोज होगा, ठीक है। अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 7880 पर, ठीक है। रिज्यूमे भेज देना आप, मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर ऑप्शन है कौन सा जो है, पहला ऑप्शन ऑप्शन ए है, मैं साइड में लिख रहा हूँ, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। ऑप्शन बी है अमोनिया। ऑप्शन सी है आपका, ऑप्शन सी है यूरिया। ऑप्शन डी है नाइट्रेट। मुझे फैकल्टी तो चाहिए है, ठीक है। नाइट्रेट कौन सा होता है भाई? ए बी सी या फिर डी? तो भैया हमारा उत्सर्जन जो निकलता है, उत्सर्जन से जो निकलने वाला जो उत्पाद है वो है यूरिक एसिड। क्या है? यूरिक एसिड। ऑप्शन ए यूरिक एसिड यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? यूरिक एसिड, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाता है? यूरिक एसिड, ठीक। यूरिक एसिड, ए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपका जो है 43। उससे पहले देखो बच्चों, जो हमसे जुड़ना चाहें, ठीक है, या फिर कहें हमारे कोर्सेस लेना चाह रहे हैं, प्रिंटेड नोट्स लेना चाह रहे हैं, ठीक है। थैंक यू अमन गिरी जी, गुड नाइट, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7880497104। जो यूपी जीके का मतलब कि ये कहेंगे अच्छा मतलब कर सकते हैं, और कंडीशन ये है कि आप लोगों को यूपी जीके और कंप्यूटर में लैपटॉप होना या कंप्यूटर होना कंपलसरी है। तो अपना रिज्यूमे इस नंबर पर भेज सकते हैं आप 7880497104 पर रिज्यूमे अपना सेंड कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, 43वां प्रश्न है। 43वां प्रश्न है, मेलपिगियन ट्यूबुल्स, मेलपिगियन ट्यूबुल्स इज द चीफ ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। इट इज प्रेजेंट इन ऑल इंसेक्ट एक्सेप्ट। मेलपिगियन नलिकाएं उत्सर्जन का मुख्य अंग है, यह सभी कीटों में मौजूद होता है सिवाय किसके? जो है कीट, किस कीट में नहीं होता है? ऑप्शन ए थ्रिप्स में, माइट्स, ग्रासहोपर या एफिड। आपके जो मेलफिगियन नलिकाएं होती हैं वो किस में नहीं होती हैं? बताइए आंसर। मेलफिगियन नलिकाएं किस में नहीं होती हैं? मेलफिगियन नलिकाएं किस में नहीं होती हैं? ए बी सी या फिर डी?
ए बी सी या फिर डी? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए बी सी या फिर डी? थ्रिप्स, थ्रिप्स तो नहीं है भैया, यहाँ पर एफिड्स में नहीं होती हैं। आपकी जो मेलफिगियन ट्यूबर्स है किसमें नहीं होती है? आपकी आपके एफिड में नहीं होती। किसमें नहीं होती? एफिड में। ऑप्शन डी एफिड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, 44वां प्रश्न है। हॉर्मोन्स आर डायरेक्टली रिलीज इनटू हेमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय कोपोरा अलेटा? कीटों के हीमोलिम्फ में हार्मोन सीधे छोड़े जाते हैं। कोपोरा एलेटा द्वारा कौन सा हार्मोन उत्पादित होता है? जुवेनाइल हार्मोन, ब्रेन हार्मोन या मस्तिष्क हार्मोन, एंटी जुवेनाइल हार्मोन या मोल्टिंग हार्मोन? कौन सा जो है हार्मोन आपका जो है कोपोरा एलेटा से निकलता है या फिर कहें स्रावित होता है? बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी? तो भैया जुवेनाइल हार्मोन। ठीक, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाता है आपका? जुवेनाइल हार्मोन। जुवेनाइल हार्मोन। वेरी डिफिकल्ट क्लास, क्या करें? राइट आंसर क्या होगा यहां पर? जुवेनाइल हार्मोन यहां पर राइट आंसर हो जाता है, जुवेनाइल हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट सेक्स फिरोमोन इज डिस्कवर्ड बाय ब्यूटेनडिट इन 1959 फ्रॉम विच इंसेक्ट? सर्वप्रथम सेक्स फेरोमोन की खोज 1959 में ब्यूटेनडिट ने किस कीट से की थी? मेल सिल्क वर्म मॉथ से, नर रेशम कीट पतंगा से, फीमेल सिल्क वर्म मॉथ से, मादा रेशम कीट पतंगा से, या ऑप्शन सी है आपका पिंक बॉलवर्म से, गुलाबी? ऑप्शन सी है पिंक बॉलवर्म, वॉलवर्म। ऑप्शन डी है आपका बच्चों, ऑप्शन डी है चना फली छेदक या ग्राम पॉड बोरर। ग्राम पॉड बोरर। बताइए आंसर भैया। मनीष कुशवाहा जी जल्दी से, जसवंत जी, आंसर राइट आंसर क्या होगा? कहां से जो है इनने आपका फिरोमोन या फिर कहें आपका सेक्स फिरोमोन की खोज की? तो भैया बुनने की थी फीमेल सिल्क वर्म से, मादा रेशम कीट पतंगा से। किससे? मादा रेशम कीट पतंगा से, मादा रेशम कीट पतंगा से। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिशियल टू रिलीजर एंड नॉट फेवरेबल टू रिसीवर इज नोन एज? किसी जीव द्वारा उत्पादित रसायन जो विमोचक के लिए लाभदायक होता है तथा प्राप्तकर्ता के लिए अनुकूल नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है? एलोमोन्स या कैरोमोन्स या ट्रेल फेरोमोन या सेक्स फेरोमोन? बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर, किसी जीव द्वारा उत्पादित रसायन जो विमोचक के लिए लाभदायक होता है तथा प्राप्तकर्ता के लिए अनुकूल नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एलोमोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एलोमोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोमोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलोमोन्स कहा जाता है। एलोमोन्स कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एलोमोन्स। बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। अगला क्वेश्चन है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट वाज एनेक्टेड एट? विनाशकारी कीटनाशी अधिनियम लागू किया गया था 1901 में, 1905, 1914 या 1941 में? बताइए राइट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। जल्दी से आंसर 1914, बहुत बढ़िया। यहाँ पर राइट आंसर 1914 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज लोकेटेड एट पौध संरक्षण संग्रोध एवं भंडार निदेशालय कहाँ स्थित है? वाराणसी में, हैदराबाद, इज्जतनगर या फरीदाबाद? तो ये है भैया आपका कहाँ पर, फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पर है बच्चों? फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर। ठीक, आपके 100 क्वेश्चन है सेट के अंदर, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है। फरीदाबाद राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, फरीदाबाद राइट आंसर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, इन विच ऑर्डर कंसिस्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिक एंड सोशल इंसेक्ट? बहुरूपी और सामाजिक कीट किस क्रम में आते हैं? आइसोप्टेरा में आते हैं, आइसोप्टेरा में आते हैं। ऑप्शन बी है ऑर्थोप्टेरा, ऑप्शन बी है ऑर्थोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा। ऑप्शन सी है आपका डिप्टेरा में, और ऑप्शन डी है आइसोप्टेरा। किस में आते भैया? बहुरूपी और आपके जो है बहुरूपी और सामाजिक कीट किस क्रम में आते हैं? 12 बजे तक तो नहीं, लेकिन आपकी जल्द ही एंड होने वाली है। ठीक है, 10 बजे तक तो चलेगी। ठीक है, 10 बजे तक चलेगी ये आपकी क्लास। तो बात करें बच्चों राइट आंसर की, तो सॉरी, ये आपका डबल कर दिया आइसोप्टेरा। यहाँ पर आइसोप्टेरा नहीं है, आपका यहाँ पर है हेट्रोप्टेरा है। ठीक, यार नन ऑफ दीज कर देते हैं यार, नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से 3 में से ही आंसर है ऑफ दीज। तो राइट आंसर यहां पर जो हो जाता है वो हो जाता है आइसोप्टेरा। बहुरूपी और सामाजिक कीट किस क्रम में आते हैं? आइसोप्टेरा में आते हैं। किस में आता है? आइसोप्टेरा, आइसोप्टेरा में आते हैं। ठीक, कहां में आते हैं? आइसोप्टेरा। सॉरी, वो डबल बार लिख दिया था आइसोप्टेरा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर हैज एनोमॉर्फोसिस? एनोमॉर्फोसिस निम्नलिखित में से किस क्रम में आती है? डिप्ल्यूरा, कोलिम्बोला, थाइसेन्यूरा, प्रोट्यूरा? किस में आता है आपका? आपका जो एनामॉर्फोसिस जो है किस में क्रम में है? तो ये प्रोट्यूरा में होता है। एनामॉर्फोसिस किस में पाए जाते हैं? प्रोट्यूरा में। प्रोट्यूरा, प्रोट्यूरा, प्रोट्यूरा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, इन विच इंसेक्ट four wings modified into tegmina and oculi represent as a fenestrae and having walking type of legs? किस कीट के अंग अग्र पंख टेगमिना और ओसिली में रूपांतरित हो गए जिन्हें फेनेस्ट्रा के रूप में दर्शाया गया? चलने वाले पैर थे। कॉकरोच, तिलचट्टा, दीमक या बीटल्स या बटरफ्लाई? राइट आंसर यहाँ क्या होगा? राइट आंसर बताइए 51 का। तो यहाँ पर जो कॉकरोच है, तिलचिट्टा है। ठीक, तिलचिट्टा के जो अग्र पंख है वो टेगमिना और ओसिली में रूपांतरित हो जाते हैं और जिन्हें फेनेस्ट्रा के रूप में जाना जाता है। और चलने वाले पैर थे तो भैया वो है कॉकरोच, कॉकरोच, कॉकरोच। राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर हैविंग 40% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टोटल इंसेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कीट वर्ग सबसे बड़ा है जिसमें कुल कीटों की 40% जनसंख्या है? हाइमेनोप्टेरा, हेमेप्टेरा, डिप्टेरा, कोलियोप्टेरा? तो भैया जो कोलियोप्टेरा है सबसे बड़ा गण है और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है? तो आपका जो है कोलियोप्टेरा गण से होता है। कोलियोप्टेरा गण के जो कीट है वो पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
इन वर्कर हनी बी ऑफ पोलन कलेक्टिंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन टीविया इज कॉल्ड एज। श्रमिक मधुमक्खी में, इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। श्रमिक मधुमक्खी में श्रमिक मधुमक्खी में पराग एकत्रित करने वाली संरचना टीविया में पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? क्रॉप कहा जाता है, आपका जो है गिजर्ड कहा जाता है, स्टोमेडियम कहा जाता है, या क्यूबिकुला कहा जाता है। राइट आंसर लिखिए यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी। श्रमिक मधुमक्खी में पराग एकत्रित करने वाली संरचना टीबिया में पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? क्यूबिकुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? क्यूबिकुला कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? क्यूबिकुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूबिकुला। ठीक। क्या कहा जाता है? क्रॉप नहीं कहा जाता। क्रॉप तो आपका जो है पाचन तंत्र में होता है, या फिर कहें आपके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है इंसेक्ट के। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्यूबिकुला होगा, ए नहीं होगा भाई, क्यूबिकुला डी होगा। ठीक, क्यूबिकुला। यहाँ पर जो आपकी फॉरेजिंग लेग्स होते हैं, जिन पर रॉ में संरचना होती है, ठीक है, वो क्या होता है? क्यूबिकुला होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, फर्स्ट एंटीरियर formed by the fusion of 7 segments of head, summit of head between compound eyes is known as। पहला अग्रभाग जिससे सिर के 7 खंडों के संलयन से बनता है, संयुक्त नेत्रों के बीच सिर के शिखर को क्या कहते हैं? जेना, फ्रॉन्स, वर्टेक्स या ऑक्सीयूटी। ऑक्सीयूटी। एंटोमोलॉजी जब आपको पढ़ाएंगे ना यूट्यूब पर, बेसिक से सारा करवाएंगे। हमें देखो कोई दिक्कत नहीं है पूरा कराने में, ठीक है, बस ये है कि टाइम हो थोड़ा सा तो मैं सारा करा दूं, सारा कुछ यूट्यूब पे करा दूं। बताइए राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पर? तो राइट आंसर होगा कि संयुक्त नेत्रों के बीच सिर के शिखर को क्या कहा जाता है? वर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? वर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्टेक्स। ठीक, क्या कहा जाता है? वर्टेक्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 55वां प्रश्न है, व्हाट इज आर द फंक्शन ऑफ हेड? सिर के कार्य क्या है? फूड इंजेस्टेशन, भोजन का अंतर्ग्रहण, सेंसरी परसेप्शन, संवेदी धारणा, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडीली एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधियों का समन्वय, या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑफ वो सभी। सारे काम तो करता है भैया हेड। हेड क्या करता है? आपका जो है फूड इंजेक्शन, मतलब भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, संवेदना सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, शारीरिक गतिविधियों का समन्वय करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। वर्टेक्स है, फ्रॉन्स नहीं है। वर्टेक्स है, फ्रॉन्स नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, प्लूमोज टाइप ऑफ एंटीनी इज प्रेजेंट इन। प्लूमोज प्रकार का एंटीना किसमें मौजूद होता है? मेल मॉस्किटो, नर मच्छर में, हाउस फ्लाई में, घरेलू मक्खी में, टर्माइट में, या दीमक में। ऑप्शन आपका डी है यहां पर, मधुमक्खी में। ऑप्शन डी है मधुमक्खी, मधुमक्खी में। राइट आंसर बताइए। प्लूमोज प्रकार का एंटीना किसमें मौजूद होता है? प्लूमोज प्रकार का एंटीना किसमें होता है? ये सारी चीजें हम आपको जब एंटोमोलॉजी पढ़ाएंगे ना उसमें बताएंगे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं है हमारे सामने, तो यहाँ पर हम दिखा नहीं सकते आपको। स्ट्रक्चर होता तो दिखा देते। ठीक, राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पर? तो राइट आंसर की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है आपका मेल मॉस्किटो, नर मच्छर में। प्लूमोज प्रकार का एंटीना किसमें पाया जाता है? नर मच्छर में पाया जाता है। ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है, 100 टीथ
like projection on side of each segment is serrate type antenna. It is present in प्रत्येक खंड के किनारों पर आरी के दांत जैसे उभार दांतेदार प्रकार के एंटीना होते हैं, यहाँ मौजूद होते हैं। रेशम कीट में घरेलू मक्खी, तिलचट्टे या फसल बीटल। तो देखो यहाँ पर जो है कल आप फ्रॉन्स कहाँ होते हैं, तो फ्रॉन्स हमें याद आ गया कि जैसे ये कंपाउंडाइट होती हैं, ठीक है। ये क्या होता है आपका वर्टेक्स होता है, ये ऊपर वाला भाग वर्टेक्स होता है। ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर, ये वाला पार्ट ये फ्रॉन्स होता है, ठीक है। जो बीच वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट इंसेक्ट का, ये फ्रॉन्स होता है बीच वाला, ये आपका वर्टेक्स होता है, ऊपर वाला वर्टेक्स होता है, ठीक है। फ्रॉन्स बीच में होता है लेकिन थोरेक्स से जुड़ा नहीं होता है। थोरेक्स से जो जुड़ा हुआ होता है, थोरेक्स से जो जुड़ा होता है, ठीक है, वो किससे होता है आपका जो है आपका थोरेक्स से जो जुड़ा होता है वो आपका जो है वर्टेक्स होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो राइट आंसर होगा सॉ टाइप टीथ लाइक जो प्रोजेक्शन होता है इस सेगमेंट ऑफ सेरेट टाइप एंटीना, तो भैया वो पल्स बीटल में होता है। किस में देखने को मिलता है, पल्स बीटल। राइट आंसर यहाँ पर पल्स बीटल हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पल्स बीटल। सेरेट टाइप एंटीना किस में होता है, पल्स बीटल में होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, इन hypognathous head mouth part are ventrally placed and projected downwards. It is present in hypognathous सिर में मुंह के हिस्से उधर में स्थित होते हैं और नीचे की ओर निकले होते हैं। यह कहाँ मौजूद होते हैं, ग्राउंड बीटल में, डंक मारने वाला कीड़ा या फिर स्टिंग बग में, मधुमक्खी या कॉकरोच में। हाइपोगनेथियस जो माउथ पार्ट होते हैं वो किस में मौजूद होते हैं, बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी। तो ये जो हाइपोगेनेथियस सिर होता है या हेड होता है वो आपको कॉकरोच में देखने को मिलता है। तिलचट्टे में जो है हाइपोगेनेथियस हेड देखने को मिलता है, किसमें आपका, तिलचट्टे में। ऑप्शन डी कॉकरोच सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 है, इंसेक्ट्स आई आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सेपरेट लेंस आर कॉल्ड। कीटों की आंखें सैकड़ों अलग अलग लेंसों से बनी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आई जटिल आंखें, कनकेव आइज अवतल आंखें, या कंपाउंड आइज संयुक्त नेत्र, या सिंपल आइज सरल आंखें। कीटों की आंखें सैकड़ों अलग अलग लेंसों से बनी होती है, जिन्हें कॉर्निया कहा जाता है। तो भैया वो कौन सी होती हैं, संयुक्त नेत्र होता है भाई। क्या होता है बच्चों, कंपाउंड आई या संयुक्त नेत्र होता है। क्या होता है, कंपाउंड आई या संयुक्त नेत्र होता है। कंपाउंड आई या संयुक्त नेत्र होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है, Escape is long, remaining segments are small and arranged at an angle resembling an elbow joint. स्केच खंड है, शेष खंड छोटे हैं और एक कोने पर आश्रय हैं जो कोहनी के जोड़े के समान दिखते हैं। वह क्या है, फ्लेवेलेट, प्ल्यूमोज, जेनिकुलेट या अरिस्टेट, किस प्रकार के हैं, बताइए आंसर, ए बी सी या फिर डी। तो यहां पर राइट आंसर हो जाए जेनिकुलेट। क्या होते हैं, जेनिकुलेट, ठीक, क्या होते हैं, जेनिकुलेट। राइट आंसर यहां पर जेनिकुलेट हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, विच टाइप ऑफ एंटीना इज प्रेजेंट इन टर्माइट। टर्माइट या फिर कहें दीमक में किस प्रकार के एंटीना पाए जाते हैं, अरिस्टेट, मोनेलिफॉर्म, प्ल्यूमोज या बाइपेक्टिनेट। किस प्रकार के जो है आपके एंटीना या फिर कहें आपके जो एंटीना है वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, किसके अंदर, आपके टर्माइट के अंदर। तो भैया वो होते हैं आपके मोनेलिफॉर्म। टर्माइट के अंदर कैसे एंटीना पाए जाते हैं, मोनेलिफॉर्म पाए जाते हैं। यहाँ पर राइट वी आंसर होगा जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, हार्मोन that inhibits the function of corpora elate and biosynthesis of juvenile hormone, anti-juvenile hormone, brain hormone, juvenile hormone या molting hormone। यहाँ पर जो है
हिंदी हो जाए वह हार्मोन जो इनहेबिट करता है कॉर्पोरा एलेट के जो फंक्शन है उसको रोकता है और जो है बायोसिंथेसिस करता है जुवेनाइल हार्मोन की। क्या करता है? जैविक सिंथेसिस या फिर संश्लेषण करता है जुवेनाइल हार्मोन का। वह कौन कहलाता है? तो वह होता है आपका एंटी जुवेनाइल हार्मोन। क्या होता है? एंटी जुवेनाइल हार्मोन जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है 62 का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच टाइप ऑफ एंटीना इज प्रेजेंट इन सिल्क वर्म मॉथ? रेशम कीट पतंगे में किस प्रकार का एंटीना मौजूद होता है? कैलेब, कैलवेट, सेटेसियस या फिर कहें सेरेरेट या फिर कहें बाइपेक्टिनेट? किस प्रकार का रेशम कीट में जो है एंटीना पाया जाता है? तो भैया बाइपेक्टिनेट पाया जाता है। कैसा एंटीना पाया जाता है? बाइपेक्टिनेट एंटीना पाया जाता है आपका रेशम कीट पतंगे में। कैसा होता है? बाइपेक्टिनेट। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है, 64वां प्रश्न दिया हुआ है, वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट हैव बीन रिपोर्टेड टू बी रेसिस्टेंट अगेंस्ट बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस? निम्नलिखित में से किस कीट की जंगली आबादी को बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस के प्रति प्रतिरोधी बताया गया है? हेलिकोबार्पा आर्मीजेरा को, प्ल्यूटेला जाइलोस्टेला को, स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा, पैक्टिनोफोरा गॉसिपियाला। किसे भैया बीटी के प्रति क्या बनाया गया है? आपका प्रतिरोधी बताया गया। तो भैया पैक्टिनोफोरा गॉसिपियाला या फिर कहें कपास की गुलाबी सूढ़ी। रेसिस्टेंस है बीटी। ठीक, किसी कपास की गुलाबी सूढ़ी। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 65 है, मस्टर्ड एफिड एजाज, सरसों एफिड एक है, चूसने वाला कीट, पत्ती फीडर, रूट फीडर, फली फीडर। तो भैया एक भैया चूसने वाला कीट है, सकिंग पेस्ट है, सकिंग टाइप जो है पेस्ट है। क्या भैया आपका सकिंग पेस्ट है किसका? आपका सरसों का। देखो डेली तो नहीं होती, लेकिन आज जैसे आज सैटरडे को संडे को नहीं होगी, मंडे को होगी। इस तरह से एक दिन छोड़ एक दिन डेली आपकी 8 बजे होती है। ठीक, एक अल्टरनेटिव डे में जो है 8 बजे होती है। ठीक, पिंक वॉलवॉर्म। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न है आपके कंप्यूटर के, भाग 2 है कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी है? सीपीयू रजिस्टर, कैश, मुख्य मेमोरी? इनमें से कोई नहीं। कौन सी कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी? आंतरिक मेमोरी कौन सी है? थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, गला सूखने लगा है। कल चलिए देखते हैं अगर ये हो पाएगी तो। संडे नहीं, मंडे को होगी आपकी क्लास। ठीक है, संडे को बहुत सारे काम रहते हैं हमारे पास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। जो आपकी सीपीयू रजिस्टर, कैश हो गई, मुख्य मेमोरी, ये सारी आंतरिक मेमोरी होती है। ठीक, आगे इंटरनल मेमोरी होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 67 है, जब हम चुंबकीय डिस्क में सबसे बाहरी पथ से आंतरिक पथ पर जाते हैं तो घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? बिट प्रति रैखिक इंच में बढ़ता है, कम होता है, समान रहता है, या तो नियत रहता है या कम होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। जब हम चुंबकीय डिस्क में सबसे बाहरी पथ से आंतरिक पथ पर जाते हैं तो घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा चक्र उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां एक निर्देश अनायत या और निष्पादित किया जाता है? अनायत या निर्देश जो है, कौन सा चक्र उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां एक निर्देश आनियत और निष्पादित किया जाता है? आनयन चक्र, ऑप्शन ए आनयन चक्र। ऑप्शन बी है यहां पर बच्चों, ऑप्शन बी है आपका निर्देश चक्र। निर्देश चक्र। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है बच्चों डिकोड चक्र। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है बच्चों आपका निष्पादन चक्र।
निष्पादन चक्र। राइट आंसर बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका निर्देश चक्र। क्या हो जाएगा? निर्देश। कौन सा चक्र उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां एक निर्देश आनियत और निष्पादित किया जाता है, उसे निर्देश चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्देश चक्र कहा जाता है। इंग्लिश में हम कल से लाएंगे, आज हम थोड़ा सा नहीं ला पाए इसे इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, किस एड्रेसिंग मोड में संकार्य छिपा हुआ है और संचालित किया जाने वाला डेटा निर्देश में ही उपलब्ध होता है? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, अंतर्निहित एड्रेसिंग मोड, प्रत्यक्ष एड्रेसिंग मोड या रजिस्टर अप्रत्यक्ष एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पर अंतर्निहित कहा गया है। कहाँ पर किया गया है? जो है किस एड्रेसिंग मोड में संकार्य छिपा हुआ था, मतलब अंतर्निहित रहता है, अंतर्निहित छिपा हुआ। तो अंतर्निहित एड्रेसिंग मोड में होता है छिपा हुआ। ठीक, छिपा हुआ कहाँ होता है? अंतर्निहित एड्रेसिंग मोड में। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70, 70वां प्रश्न है, निम्न में से मेमोरी का एड्रेस संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें से डेटा एकत्रित किया जाता है, सीपीयू को भेजा जाता है, प्रोग्राम गणक में, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, कैश मेमोरी या डीएम है? तो भैया ये डीएम जो आपका ये होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक, आपका कौन सी मेमोरी या निम्न में से मेमोरी का एड्रेस संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें से डेटा एकत्र किया जाता है और सीपीयू को भेजा जाता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में से मेमोरी का एड्रेस संग्रहित किया जाता है। कहां पर? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अगला क्वेश्चन 71 है, हार्डवेयर प्राथमिकता स्थापित करने के लिए अंतरायन लाइनों के क्रमिक संयोजन को कहा जाता है? डेसी श्रृंखला प्राथमिकता, समानांतर प्राथमिकता, चयन या क्रमिक लाइन प्राथमिकता? तो उसे हम कहते हैं डेसी श्रृंखला प्राथमिकता। क्या कहते हैं? डेसी श्रृंखला प्राथमिकता। सर जी ऐप अच्छे क्वेश्चन कराते हैं। कहां बंद है एप्लीकेशन पे क्लास? एप्लीकेशन पे क्लास चल रही है आपकी? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है, एक अंतरा पृष्ठ जो स्मृति यूनिट और परिधीय से सीधे डेटा का आई या ओ इनपुट या आउटपुट स्थान प्रदान करता है कहलाता है? इनपुट या आउटपुट स्थानांतरण प्रदान करता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? डीडीए, क्रमिक अंतरा पृष्ठ, बीआर या फिर कहें डीएमए, क्या कहलाता है? ए बी सी डी या फिर क्या होगा राइट आंसर यहां पर? यहां पर राइट आंसर होता है डीएमए। राइट आंसर क्या होता है? डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या कहलाता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है डीएमए का सही फॉर्म। तो आपका जो है एक अंतः पृष्ठ जो स्मृति यूनिट और परिधीय से सीधे डेटा को इनपुट या आउटपुट स्थान प्रदान करता है वह क्या होता है? डीएमए या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रोग्राम काउंटर सामग्री किसे इंगित करती है? निष्पादन शुरू होने के बाद से गुजरा समय, शक्ति चालू करने के बाद निष्पादित किए जा रहे प्रोग्राम की संख्या, वह पता जहां अगला निर्देश संग्रहित किया जाता है, या ऑप्शन डी किसी प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए आवश्यक समय। आपका प्रोग्राम काउंटर सामग्री किसे इंगित करता है? प्रोग्राम काउंटर सामग्री किसे इंगित करता है? हाँ बिल्कुल, कल से कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में भी लाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो आपका प्रोग्राम काउंटर सामग्री किसे इंगित करता है? तो ये इंगित करता है वह पता जहां अगला निर्देश संग्रहित किया जाता है। वह पता जहां अगला निर्देश क्या किया जाता है? संग्रह किया जाता है।
हाँ बिल्कुल, आपका जो है इंग्लिश में रखेंगे आपका, ठीक है, कंप्यूटर को इंग्लिश में रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, 74वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम नियंत्रक अनुदेश नहीं है? MOV, CAL, LL, GMP या CMP। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम नियंत्रक अनुदेश नहीं है? तो यहां पर जो MOV है, MOV नियंत्रक जो है, प्रोग्राम नियंत्रक अनुदेश नहीं है। कौन सा आपका? MOV, MOV। यहां पर फुल फॉर्म लिख लीजिए आप MOV का। मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर, ऑक्साइड वेरिस्टोर, ठीक। कॉल का फुल फॉर्म लिखिए। कंप्यूटर, कभी कभार पूछ लिया जाता है, कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग। JMP का फुल फॉर्म लिखिए, JMP, जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम। JMP का फुल फॉर्म है जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम, अगला लिखिए CMP, CMP का फुल फॉर्म लिखिए, यहां पर CMP का फुल फॉर्म करेंट मार्केट प्राइस आ रहा है, ये नहीं है, ठीक है, तो इसको इतना ही रखते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 75, वरना हमारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है, एक माइक्रो कंप्यूटर में घटकों के बीच संचार एड्रेस और के माध्यम से होता है, डेटा बस के IO या एड्रेस बस या नियंत्रित रेखाओं के, किसके माध्यम से होता है? तो यहाँ पर डेटा बस के माध्यम से आपका घटकों के बीच संचार होता है। हाँ, एक माइक्रो कंप्यूटर में घटकों के बीच संचार एड्रेस और डेटा बस के माध्यम से होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, वह प्रक्रिया जिसमें DMA नियंत्रक डेटा के प्रत्येक बाइट को स्थानांतरित करने के लिए CPU को होल्ड पर रखता है कहलाती है पृष्ठ त्रुटि, चक्रहरण, बफरिंग या पेजिंग। तो भैया उसे हम कहते हैं चक्रहरण, चक्रहरण कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है, 70वां, कैश से किसी भी शब्द को हटाते ही मुख्य स्मृति को संशोधित करने की विधि कहलाती है? इसके माध्यम से लेखन, प्रतिलेखन या फिर आपका जो है सुरक्षित लेखन है और तीव्र उसमें। तो यहाँ पर प्रतिलेखन साइट आंसर होगा, प्रतिलेखन। कैश से किसी शब्द को हटाते ही मुख्य स्मृति को संशोधित करने की विधि कहलाती है? प्रतिलेखन कहलाती है, प्रांत प्रतिलेखन कहलाती है। भैया फूड एनालिसिस के लिए यार मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन हाँ कोशिश कर देंगे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन कौन अभिगम्यता गति के संदर्भ में कैश स्मृति की विभिन्न श्रेणियों के बीच सही संबंध दर्शाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है वो है आपका L1 लेस देन L2 लेस देन L3। ठीक, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं आपके जो है 79 प्रश्न की ओर। यदि प्रणाली में वियोजन या वियोजन 640 से गुणा 480 और यदि प्रणाली प्रति पिक्सल 14 बिट संकेत करती है तो नए बफर का किलोबाइट आकार क्या होगा? यहाँ पर किलोबाइट आकार पूछा गया है, तो ये आपका होगा 5400 किलोबाइट, 6400 किलोबाइट, या फिर कहें 7400 किलोबाइट, या लगभग आपका जो है 4400। तो ये आपका जो है 4400 किलोबाइट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 4400 किलोबाइट के लगभग बराबर होगा। 4400 किलोबाइट के लगभग बराबर होगा। क्वेश्चन देख लीजिए आपका। ठीक, यदि प्रणालीगत में वियोजन मतलब जो डायमेंशन है 640 और 480 है, जो यदि प्रणाली प्रति पिक्सल 14 बिट संकेत करता है तो नए बफर का आकार क्या होगा? तो 4400 किलोबाइट होगा। क्या होगा? 4400 किलोबाइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी प्रबंधन विधि प्राथमिक मेमोरी को विभिन्न मेमोरी विभाजनों में विभाजित करती है जो ज्यादातर मेमोरी के सन्निहित क्षेत्र हैं? एकल सन्निहित आवंटन, पृष्ठांकित स्मृति प्रबंधन, खंडित स्मृति प्रबंधन, विभाजित आवंटन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विभाजित आवंटन। क्या कहलाएगा? विभाजित आवंटन। ठीक, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से 81, क्वेश्चन नंबर 81 है, उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? 2 जून 1980 में, 10 मई 1992, 1 अप्रैल 1989 या 5 सितंबर 1989 को? उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में, हाँ जल्दी ही करवा रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना है वो है 1 अप्रैल 1989 को शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1989 को। ठीक, उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 1989। 1 अप्रैल 1989। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है, 82वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार का प्रारंभ कब हुआ? 1972-73, 1993-94, 1990-91, 1980-81। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार का प्रारंभ कब हुआ? सुनिश्चित रोजगार का प्रारंभ कब हुआ? तो 1993-94 में। कब? 1993-94 जो है सुनिश्चित रोजगार का प्रारंभ हुआ था उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 है, 83वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर है? मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर या कानपुर? उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर है? उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो कहां पर है? तो भैया वो है आपकी लखनऊ के अंदर। ठीक, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है कहां पर है? आपकी लखनऊ के अंदर। कहां पर है? लखनऊ के अंदर। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 है, उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या केशव दास? उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक जो आपका लीडर के नाम से आता था उसके संस्थापक या फिर प्रकाशक कौन थे? तो भैया इसके प्रकाशक थे मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशन कौन थे? तो भैया पंडित मदन मोहन मालवीय थे, पंडित मदन मोहन मालवीय। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 85 है, उच्च न्यायालय प्रदेश किस किस नगर में स्थित है? लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर या आगरा? उच्च न्यायालय प्रदेश के किस नगर में, यहाँ पर किस किस नहीं हुआ, किस नगर में, सॉरी एक डबल बार हो गया, किस नगर में स्थित है? तो भैया इलाहाबाद में। उच्च न्यायालय प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो आपके इलाहाबाद में है। इलाहाबाद या वर्तमान प्रयागराज में। ठीक, वर्तमान प्रयागराज, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 है, 86वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहां पर स्थित है? लखनऊ, वाराणसी या ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है प्रयागराज।
तो आपका जो उच्च शिक्षा निदेशालय है आपका प्रयागराज के अंदर है। कहां पर है बच्चों? प्रयागराज के अंदर उच्च शिक्षा निदेशालय है। कहां पर है? प्रयागराज। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 है, उत्तर प्रदेश का मेडिकल कॉलेज कहां पर स्थित है? मेरठ में, लखनऊ, वाराणसी या कानपुर? उत्तर प्रदेश का मेडिकल कॉलेज कहां पर स्थित है? तो भैया ये कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। कहां पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का मेडिकल कॉलेज कहां पर है? लखनऊ के अंदर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत का राष्ट्रपति बना? जवाहरलाल नेहरू, फरुखुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर संपूर्णानंद, रफी अहमद किदवई? किसको जो है आपका उत्तर प्रदेश कौन से नेता थे जो राष्ट्रपति बने? जो राष्ट्रपति बने तो भैया वो थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद उत्तर प्रदेश के नेता थे जो आपके जो है राष्ट्रपति या फिर कहें भारत के राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्तर प्रदेश वार्षिकी का प्रकाशन प्रदेश के किस नगर से होता है? लखनऊ से, इलाहाबाद से, गोरखपुर या आगरा? तो भैया जो आपका उत्तर प्रदेश वार्षिकी है ये आपके लखनऊ से प्रकाशित होती है। उत्तर प्रदेश वार्षिकी कहां से प्रकाशित होती है बच्चों? लखनऊ से प्रकाशित होती है। कहां से? लखनऊ से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सरोजनी नायडू? ये तो नहीं थी। इंदिरा गांधी? नहीं थी। विजय लक्ष्मी पंडित? नहीं थी। सुचेता कृपलानी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। कौन भैया? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन 91 है, उत्तर प्रदेश में वृद्ध व अशक्त महिलाओं व पुरुषों के लिए निम्नलिखित जिलों में से किस में आवासीय गृह की व्यवस्था है? लखनऊ में, वाराणसी, दोनों में, उनमें से कोई नहीं। तो आपके जो लखनऊ व वाराणसी दोनों जिलों में वृद्ध व अशक्त महिलाओं व पुरुषों के लिए आवासीय गृह है। तो भैया कहां पर है? लखनऊ, वाराणसी, दोनों में। या तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दोनों में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तर प्रदेश में भिक्षावृत्ति प्रतिरोध अधिनियम कब लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश में भिक्षावृत्ति जो अधिनियम था या फिर कहें प्रतिरोध अधिनियम था वो कब लागू हुआ था? तो 1975 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1975 में। अगला क्वेश्चन 93 है, प्रश्न नंबर 93 है, उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1988 को, 15 अगस्त 1982, 15 अगस्त 1989। तो आपका जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1989 को। 15 अगस्त 1989 को स्थापना हुई थी, 15 अगस्त 1989। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 94 है, उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? मार्च 1988, मार्च 1972 में, मार्च 1985 में, मार्च 1975। उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी मार्च 1988 में। उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण निगम की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1988 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है, उत्तर प्रदेश में विधवा से विवाह करने पर दंपत्ति को पुरस्कार देने की योजना कब से चलाई गई? उत्तर प्रदेश में विधवा से विवाह करने पर दंपत्ति को पुरस्कार देने की योजना कब चलाई गई थी? 1995-96, 1990-91, 1993-94, 1991-92 में। कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 1991-92 में। कब शुरू हुई थी? 1991-92 में, 91-92 में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 96 है, उत्तर प्रदेश में दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने हेतु योजना का आरंभ कब हुआ था? 1994-95, 90-91, 1980-81, 1992-93। तो ये हुआ था 1990-91। महिलाओं को दहेज प्रथा या फिर उत्तर प्रदेश में दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने हेतु योजना कब हुई थी? 1990-91 में शुरू हुई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी जल्दी आज के क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं यूपी जीके के। उत्तर प्रदेश में 0 से या एलकेजी से 6 वर्ष की आयु या फिर 0 से 6 वर्ष की आयु के निराश्रित व परित्यक्त
बच्चों को आश्रय देने हेतु पोषण गृह किस नगर में था? यहाँ पर सॉरी एलकेजी नहीं था, 0 से 6 वर्ष की आयु, मेरठ में, लखनऊ, वाराणसी या कानपुर में। उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष की निराश्रित व परित्यक्त बच्चों को आश्रय देने हेतु पोषण गृह किस नगर में है? तो वो है आपका लखनऊ के अंदर है। कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 है, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में 14 नवंबर किस रूप में मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस, नारी दिवस, मजदूर दिवस, बाल दिवस। तो भैया बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका जो 14 नवंबर है ये बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर किसके रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 99 प्रश्न नंबर 99 है, उत्तर प्रदेश में पूरक रोजगार के रूप में कौन सी योजना चलाई जा रही है? उत्तर प्रदेश में पूरक रोजगार के रूप में कौन सी योजना चलाई जा रही है? ट्राइसम योजना, नेहरू रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार योजना या कोई नहीं? तो राष्ट्रीय ग्राम रोजगार योजना। कौन सी योजना चलाई जा रही है? राष्ट्रीय ग्राम रोजगार योजना। और आखिरी और 100वां प्रश्न है आज के सेट का, उत्तर प्रदेश के औद्योगिकरण व रोजगार कार्यक्रमों के विकास हेतु किस पंचवर्षीय योजना में प्रयास किए गए? 8वीं पंचवर्षीय योजना में, पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना या तीसरी पंचवर्षीय में? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण व रोजगार कार्यक्रमों के लिए, या फिर कहें उत्तर प्रदेश में के औद्योगिकरण व रोजगार कार्यक्रमों के विकास हेतु किस पंचवर्षीय योजना में प्रयास किए गए? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक, यूपी SSS फूड एनालिसिस का कोर्स हिंदी माध्यम वालों के लिए शुरू करवा दीजिए। बिल्कुल शुरू करवा देंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए, सिलेबस में थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक, तो ये आज के 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और मैं आपको आज कोर्सेज के बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है, लास्ट में तो प्रमोशन कर सकते हैं ना, अब तो हो गए ना, जिसको छोड़ के जाना है जा सकते हैं, जिसको कोर्स के बारे में। थैंक यू सर, अच्छी क्लास थी, पहली बार जुड़ा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद अभी मौर्य जी। ठीक है, गुड नाइट। जिसको जानना है कोर्स के बारे में आ जाओ। जो आपका यहाँ पर ब्रह्मास्त्र सेट पेपर कराते हैं उसकी PDF मिलेगी हमारी वेबसाइट पर visionagriacademy.in, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसे आपको डाउनलोड कर लेना है और वहां से आपको PDF मिल जाएगी 60 सेट पेपर वाली। ठीक, और आपके जो प्रिंटेड नोट्स है, प्रिंटेड नोट्स आपको जो है लॉन्च कर दिए गए हैं। जय हिंद नवीन कलाला रवि यादव जी। ठीक है, तो आपकी जो प्रिंटेड नोट्स है सारे एग्रीकल्चर के लॉन्च कर दिए, पूरा पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है। ठीक है, सारे के सारे जो है आपके प्रिंटेड नोट्स हैं ये आपके। ठीक, तो प्रिंटेड नोट्स अगर ये आप खरीदना चाहते हैं तो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके पास सभी के पास है। और आपकी लाइव रिकॉर्डेड और क्लासेस आपके जो है चल रही हैं यूपी AGTA के लिए, तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और टेस्ट सीरीज भी आपकी शुरू कर दी है, 40 फुल टेस्ट, 50 टॉपिक टेस्ट और 30 सेक्शनल टेस्ट, ये आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी AGTA के लिए। और साथ में साथ आपका कंप्लीट PDF कोर्स, जो बच्चे कहते हैं PDF नोट्स, ये सारे डाउनलोडेबल रहेंगे। कैसे रहेंगे? डाउनलोडेबल रहेंगे। ठीक, ये हमारे कोर्सेज थे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल। ठीक, मिलते हैं कल। गुड नाइट दोस्तों। 1 मिनट।